ओके, तो हम आज डिस्कस करेंगे जेई मेंस का 2021 जुलाई का पेपर है ना, शिफ्ट वन। ओके, 1 मिनट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सर्किट गिवन है, द वैल्यू ऑफ करंट इन 6 ओम वो फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अगर नोडल मेथड यूज कर लें तो सर्किट को मैं ऐसे कर दूं, है ना। इधर 90 वोल्ट है, यहाँ पे अगर मैं 90 वोल्ट लिखूं, ये क्या है 5 ओम, ये 6 ओम है ना, और ये 0 वोल्ट, ये 140 वोल्ट, और ये क्या 20 ओम। इस जंक्शन का वोल्टेज अगर मैं कुछ मान लूँ एक्स, ठीक है, ओके। तो अगर मैं इस पॉइंट पे अगर मैं जंक्शन रूल अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 140 बाई 20 प्लस एक्स माइनस 90 बाई 5, है ना, बाई ये 0 वोल्टेज हो जाएगा एक्स माइनस 0 बाई 6 इज इक्वल टू 0। ओके, एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 60 के अप्रॉक्स, है ना, 60। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3, तो 3x माइनस 14 3 जा, ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा 12, तो हो जाएगा ये 12x माइनस 12 9 जा 108, ओके, और ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 3 12, ये 25x इज इक्वल टू हो जाएगा 1080 420, है ना, तो 1500। तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 60 वोल्ट, है ना, उस जंक्शन का वोल्टेज निकल गया। देयर फोर करेंट थ्रू 6 ओम जो है ना, 6 ओम के थ्रू अगर करंट देखना है कितना हो जाएगा, है ना, इससे निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से x बाई 6, x क्या है 60 बाई 6 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है ना, ओके, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि the normal reaction n for a vehicle of 800 kg mass negotiating a turn on a 30-degree banked road at maximum possible speed without skidding। ठीक है, म्यू एस का वैल्यू गिवन है, देखो इंक्लाइन सॉरी बैंक्ड रोड है ना, बैंक्ड रोड में क्या होता है, उसका आउटर एज किसी एंगल से उठा हुआ रहता है ना, ये एंगल ऑफ बैंकिंग दिया हुआ है 30 डिग्री, जो भी यहाँ पे एक कार नेगोशिएट कर रहा है, व्हीकल है। ठीक है, ऊपर क्या लग जाएगा, नॉर्मल फोर्स, और मैक्सिमम स्पीड का बात कर रहा है तो फ्रिक्शन, इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ मैक्स, वो क्या हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। ओके, अब अगर मैं एन फाइंड करना है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा 30 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा एन कॉस 30, ये 60 है तो इधर क्या हो जाएगा
mg प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन का म्यू एस एन का cos 60। इस डायरेक्शन में, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, तो अगर ये है ना इक्विलिब्रियम में है, स्किड नहीं कर रहा है, यहीं से हम लोग अगर एन है ना इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाए, एन cos 30 इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एस एन cos 60। एन फाइंड करना है, एन यहाँ इधर ले ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन कॉमन ले ले तो cos 30 इधर हो जाएगा √3/2 माइनस है ना म्यू एस का वैल्यू 0.2 गिवन है, cos 60 हो जाएगा हाफ, एम दिया हुआ 800, जी का वैल्यू 10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो एन यहाँ से कैलकुलेट हो गया, एन कितना हो जाएगा ये 8000 इंटू 2/√3 माइनस 0.2 है ना, तो 1.732 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं, 1.532 है ना, ये डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन में क्या क्या है यहाँ पे, अच्छा 10⁻³ kg के, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, 8 × 16 बाई 1.532 इंटू 10⁻³ है ना kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 16 और ये डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 10.2 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 1। ओके, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर रेडियोएक्टिव मटेरियल डीकेज बाय साइमल्टेनियस एमिशन ऑफ 2 पार्टिकल्स विथ हाफ लाइफ गिवन है, 2 हाफ लाइफ गिवन है साइमल्टेनियसली, व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर विच 1/3 ऑफ द मटेरियल रिमेन्स। ओके, तो पहले तो हम लोग इक्विवेलेंट हाफ लाइफ निकाल देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये T1 T2 बाई साइमल्टेनियसली 2 प्रोसेस से ये डीके हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये 1400 इंटू 700 बाई 1400 प्लस 700 कितना हो जाएगा, ये 2100, ये कट जाएगा 3, ये आ गया 1400 बाई 3 ईयर्स इक्विवेलेंट हाफ लाइफ। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एन कितना हो जाए, 1/3 ऑफ द इनिशियल, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा इंटू टाइम इज इक्वल टू एन नॉट बाई 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई लेमडा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 3, है ना। तो लेमडा टी इज इक्वल टू log 3, तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, log 2 0.693 बाई टी इंटू टी इज इक्वल टू log 3 का वैल्यू दिया है 1.1, ओके। ठीक है, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा, t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.1, t का वैल्यू कितना आ रहा है 1400 बाई 3 और ये 0.693, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं 0.69 तो कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इसे कंसीडर कर दूँ 7.7, तो क्या हो जाएगा, ये 11.7 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 200 बाई 3, तो सॉल्व करने के बाद ये क्या आ जा रहा है 2200 बाई 3, तो टाइम जो आएगा t इज इक्वल टू 3 है ना 700, अप्रोक्स में आ रहा है 0.693 को अगर मैं 0.7 अगर ले लेता हूँ तो अप्रोक्स कितना आ रहा है 735 के अप्रोक्स आ रहा है, जिसका ऑप्शन देखते हैं इसके नज़दीक कौन सा है, 740 है ना। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सॉल्व कर,
0.693 लेंगे, है ना, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 740 ईयर्स। तो ऑप्शन कौन सा है, ये 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a steel block of 10 kg rests on a horizontal floor as shown. When three iron cylinders are placed on its three iron cylinders are placed on it as shown. The block and cylinder go down with acceleration 0.2 meter per second square. The normal reaction are by the floor if mass of the iron cylinder are equal and of 20 kg. ठीक है, पूरे सिस्टम को अगर मैं, ये पूरा सिस्टम है, ठीक है ना, ये फ्लोर, उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है एन, है ना, इसका पूरा टोटल वेट कितना हो जाएगा, 20 है ना, तीनों सिलेंडर है 60 और ये नीचे वाला 10 kg वाला स्टील ब्लॉक तो 70। ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर कर रहा है, नीचे नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 70 जी तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, देयर फोर एन इज इक्वल टू, एन फाइंड करना है, कितना आ जाएगा 70 जी माइनस ए। तो 70 जी का वैल्यू 10 माइनस 0.2 करेंगे, ए का वैल्यू 0.2 गिवन है, तो क्या हो जाएगा 9.8। तो ये कितना हो जाएगा 686, ऐसा कोई ऑप्शन 686 ऑप्शन बी है यहाँ पे, 686 न्यूटन। इजी क्वेश्चन था। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तर ऐसी वोल्टेज Vt is 20 sin omega t of frequency 50 Hz is applied to a parallel plate capacitor. The separation between the plates 2 mm and area is 1 meter square. The amplitude of the oscillating displacement current. ये भी एक easy question। तो पहले क्या करते हैं, C फाइंड कर लेते हैं। C क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में लिखता हूँ ना, करंट जो आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज बाई एक्सी, है ना, तो एक्सी बराबर 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी। तो आई डी का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 20 ओमेगा सी, है ना, तो 20 ओमेगा सी। ओके, तो आई डी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 20 ओमेगा कितना, 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ का वैल्यू दिया हुआ है 50, सी का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो आई डी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 पाई इंटू 100, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 पे पावर -12, एरिया दिया है 1 मीटर स्क्वायर और डी दिया हुआ है सेपरेशन 2 mm। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो ये 3, 2, 5 और एक 6, ये कट जाएगा तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। क्या फाइंड करना है हम लोग को, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग, सब माइक्रो में दिया हुआ है तो यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, पाई 8.85 इंटू पाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 27 के अप्रॉक्स आएगा, सॉल्व करने के बाद 27.79, 10 पर -6 का मतलब -6 मतलब माइक्रो हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मैक्सिमम वोल्टेज बाय द रेजिस्टेंस, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीजन 1 and 2 are separated by a spherical surface of radii 25 cm. An object is kept in region 1 at a distance of 40 cm from the surface. The radius, the distance of the image find करना है। तो कर्व सरफेस के दोनों साइड का मीडियम अलग अलग है, तो रिफ्रैक्शन फार्मूला थ्रू कर्व सरफेस जो है वो क्या है, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। μ2 given है 1.40 by v minus 1.25
बाई यू कितना 40 सेंटीमीटर नेगेटिव हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 1.40 माइनस 1.25 0.15 बाई आर का वैल्यू -25। ओके, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 140 बाई वी पॉइंट में हटा दूं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ये 125 बाई 40 प्लस और ये 15 बाई 25, ये नेगेटिव में आएगा। ओके, नेगेटिव का मतलब सामने आएगा, है ना, मैं नेगेटिव हटा दूँ सामने। 140 बाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 200, है ना, 200 आ जाएगा, तो ये 200 तो 5 ये हो जाएगा 625 प्लस ये 8 120, नेगेटिव आएगा ये, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 140 इंटू 200 बाई 625 120 कितना हो जाएगा 6745 ना, नेगेटिव में, ठीक है, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अप्रोक्स में करता हूँ कैलकुलेशन के लिए, कितना हो जाएगा ये ठीक है, कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करते हैं, कट करें क्या 745 ना, एक कट किससे हो जाएगा, ये 5 से करूं तो हो जाएगा ये 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 5 4 जा और 5 9 जा, ये 40 में कट जाएगा, ठीक है 149, है ना, 149 यहाँ पे 140, तो अप्रोक्स क्या हो जाएगा 40 के अप्रोक्स में जो आंसर है वो कितना 37 है ना, तो ये डायरेक्ट में लिखता हूँ, देयरफॉर सॉल्व करने के बाद अप्रोक्स आ जाएगा 37 पॉइंट कितना दिया ये 58 सेंट, है ना, देखो ऊपर 140 है, नीचे क्या है 149, तो 140 149 में देखें तो अप्रोक्स 40 के अप्रोक्स आंसर होगा जो गिवन है 37.58। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person whose mass 100 kg travels from Earth to Mars, ठीक है, ये दो प्लैनेट है, ये अर्थ टू मार्स, ये मार्स है ना, ये अर्थ हो गया और ये मार्स। In a spaceship, neglect all other objects in a sky and take acceleration due to gravity gravity on the surface of Earth and Mars as 10 meter per second square, 4 meter per second square respectively. Identify from the below figures the curve that fits best for the weight of the passenger as a function of time. Okay, देखो यह कुछ भी मास हो, इसके कहीं पे इसका एक क्या हो जाएगा न्यूट्रल पॉइंट होगा, है ना, ये मान लिया ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो न्यूट्रल पॉइंट पे वेट क्या हो जाएगा 0, न्यूट्रल पॉइंट पे जो वेट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अगर अर्थ के सरफेस पे देखें, अर्थ के सरफेस पे वेट कितना हो जाएगा, मास इंटू वहाँ का 1000 न्यूटन, और मार्स के सरफेस पे अगर देखें वेट, यहाँ पे जो वेट हो जाएगा मार्स पे, है ना, वो कितना हो जाएगा 100 इंटू यहाँ पे क्या है 400 न्यूटन। तो एक पॉइंट पे तो 0 हो रहा है और फिर 1000 से 2 कहाँ पे वेरी कर रहा है 400, तो ऑप्शन कौन सा है ये सी, है ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है 1 ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, जो कर्व सी है, बीच में 0 भी हो रहा है। ओके, the amount of heat needed to raise the temperature of 4 moles of rigid diatomic gas from 0 to 50 degree centigrade when no work is done
जब कोई वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन अगर जीरो हो गया, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में तो हीट जो चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम में वो क्या हो जाएगा, एन सी, एन कितना दिया है 4, सी वी कितना डायटोमिक 5/2 आर है ना, डेल टी कितना है 50, 0 to 50 है ना, तो ये कट जाएगा, तो कितना आ रहा है 500 आर। ओके, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि if A and B are vectors satisfying the relation A dot B is equal to A cross B, जब A dot B और A cross B अगर इक्वल है ना, A dot B और A cross B का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री है ना, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल 1, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, थीटा 45 हो गया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, देयरफॉर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, -2ab कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी सॉरी प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस थीटा, कॉस 45 1/√2, ये कट जाएगा तो -√2ab। ये ऑप्शन कौन सा है 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a neutron and an alpha particle having equal kinetic energy enter perpendicular into a magnetic field, let rd and rb be their rd and r alpha be their respective radii of circular path, the value of rd by r। देखो, जो रेडियस होगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 2mk/qb, तो फाइंड क्या करना है rd/r अल्फा, तो देखो ना, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया √m/q के, तो यहाँ पे rd/r अल्फा है ना, तो ये हो जाएगा 1 मिनट, यहाँ पे md हो जाएगा, न्यूट्रॉन का मास 2m, मास ऑफ द है ना, ट्वाइस द मास ऑफ द प्रोटॉन, अल्फा का हो जाएगा 4m, और चार्ज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अल्फा का हो जाएगा 2e, और ये हो जाएगा न्यूट्रॉन का e, ये मास से मास कट गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना आ गया √2, ऑप्शन बी 2 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nucleus of mass m emits gamma rays photon of frequency nu, the loss of internal energy by the nucleus, see the speed of light। कोई भी न्यूक्लियस है ना, अगर ये गामा रेज यहाँ से निकला, तो जितना मोमेंटम इसका होगा h/c, उसी मोमेंटम ये रिक्वायर्ड मोमेंटम इसका हो जाएगा है ना, mv, इसको मैं p लिख रहा हूँ, दोनों का इक्वल होगा, तो p इज इक्वल टू एच न्यू है ना, p इज इक्वल टू h/c। लॉस कितना हुआ, जो भी एनर्जी गेन किया वो उसका लॉस हो जाएगा, तो एनर्जी जो लॉस होगा, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस मास का देखें मतलब न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा p²/2m, और जो फोटोन निकला वो भी लॉस है, p² करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2m, h/न्यू का स्क्वायर करेंगे तो h/न्यू का स्क्वायर बाई c² प्लस h/c, तो जो लॉस आया एनर्जी में, वो अगर मैं h/न्यू कॉमन ले लेता हूँ, h/c क्यों होगा, h/न्यू है, वो तो मोमेंटम लिखे थे ना, ये h/न्यू है, एनर्जी है ना, h/न्यू कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, h/न्यू कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे h/न्यू 1 प्लस एक h/न्यू बाहर चला गया, तो h/2mc², दिस इज द लॉस इन एनर्जी। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है a certain charge q is divided into two parts q and q minus q, how should the charge q and q be divided so that
Q and Q minus Q placed at a certain distance apart existence maximum electrostatic force. देखो जब किसी एक चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए है ना, और दोनों को किसी पर्टिकुलर सर्टेन डिस्टेंस पे अगर रख देंगे तो दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट है ना, 1/4πε0 Q इंटू क्यू माइनस क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, जिस डिस्टेंस में रखा गया है। तो मैक्सिमम F को मैक्सिमम होने के लिए Q इंटू क्यू माइनस क्यू को मैक्सिमम होना पड़ेगा, है ना, शुड बी। किसी भी क्वांटिटी को अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हो और उस दोनों डिवीजन का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों इक्वली डिवाइड हुआ। जब दोनों इक्वली डिवाइड हो, अब ऐसे भी कर सकते हो, अगर इसको मैं y मान लो, चलो ना, मैक्सिमम होने के लिए df बाई डी क्यू को अगर मैं जीरो कर दूँ, यही ना कंडीशन मैक्सिमम मिनिमा का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q इंटू क्यू का q माइनस ये हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 0, तो q इज इक्वल टू 2q। मतलब दोनों पार्ट को इक्वली डिवाइड करेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर is passing through a non-linear magnesium wire of cross section 0.04 meter square. At every point, the direction of the current density is at an angle of 60 degree with the unit vector of area of cross section, the magnitude of electric field. अच्छा, रेजिस्टिविटी गिवन है। तो रेजिस्टिविटी देखो हम लोग पढ़े हुए हैं ना कि करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ई बाई रो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे रो। जे को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जे को लिख सकते हैं, देखो हम लोग पढ़े हैं ना, आई इज इक्वल होता है जे डॉट ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल जे डॉट ए मतलब जे ए कॉस थीटा। तो जे इज इक्वल टू हो जाएगा आई बाई ए कॉस थीटा, और ये रो सबका वैल्यू पुट कर दो। करंट 5 एम्पियर, डेंस रेजिस्टिविटी दिया है 44 इंटू 10 पे पावर माइनस 8, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.04, कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा हाफ। ठीक है, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 2 इंटू 44, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर माइनस 6 बाई ये 4, ये कट जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 10 पे पावर माइनस 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, ये थर्ड। इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ टाइप्स ए बी एंड सी हैविंग मासेस एम ए लेस देन एम बी लेस देन एम सी, द रेशियो ऑफ देयर रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो हम लोग पढ़े हैं ना कि वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। ठीक है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है ना, तो m इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग यहाँ लिखा हुआ है कि m a इज लेस देन एम बी लेस देन एम सी, उसी फॉर्मेट में ये भी हो जाएगा वी ए लेस देन वी बी, है ना, लेस देन वी सी। ये ऑप्शन कौन सा है, हम सही कर रहे हैं ना, एम ए लेस देन एम बी लेस देन एम सी। ठीक है, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी आर एम एस। ठीक है, तो अगर मास बड़ा होगा तो 1 बाई वी आर एम एस बड़ा होगा। ओके, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, ये 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विथ वेलोसिटी 4√2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर मैं, ये हो जाएगा ना नॉर्थ ईस्ट, स्पीड दिया है 4√2 मीटर पर सेकेंड। इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक ये वाला और एक बिल्कुल ये, है ना। ये 45 डिग्री होगा ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है तो ये बिल्कुल नॉर्थ और ईस्ट के बीच से जाएगा। तो 4√2 कॉस ये क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, और ये भी हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब कर विंड इज स्लोली ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, तो नॉर्थ टू साउथ विंड ऐसे ब्लो हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट डायग्राम अगर देखें तो ऐसा हो जाएगा, रिजल्टेंट डायग्राम ऐसा हो जाएगा, ये 4 मीटर पर सेकेंड, इसमें 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हो जाएगा, है ना, 4 3 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या फाइंड करना था, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बटरफ्लाई इन 3 सेकेंड। ठीक है, देयरफॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू टाइम ना, ये दिया है 5 और ये 3 सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, ऑप्शन डी 4 ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द वैल्यू ऑफ टेंशन in a long thin metal wire has been changed from T1 to T2. The length of the metal wire at two different values of tension T1 and T2 are L1 and L2. दो अलग अलग टेंशन पे वायर का लेंथ गिवन है। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, टी एल बाई ए वाई, एल इज द ओरिजिनल लेंथ, ये क्या हो जाएगा ये फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। फिर लिखूंगा T1 है ना, फिर T2 एल बाई ए वाई इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। दो अलग अलग टेंशन पे अलग अलग लेंथ गिवन है। ओके, इन दोनों को डिवाइड कर दें अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो क्या हो जाएगा ये T1 बाई T2 इज इक्वल टू L1 माइनस एल बाई L2 माइनस एल। इसी को अरेंज कर देंगे तो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो T1 L2 माइनस T1 L1 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा T1 L2 इधर हो जाए माइनस T2 L1 बाई यहाँ पे T1 माइनस T2। ठीक है, T1 L2 T2 माइनस T1 हो जाएगा, ये सही है क्या, T1 L2 माइनस, ठीक है T1 माइनस T2। ओके, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई जेड। ये एक जेनर डायोड का क्वेश्चन है, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का। तो ये जो जेनर डायोड है उसके अक्रॉस में एक ये कैपिटल आर जिसका 2000 ओम रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है। ठीक है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया। तो हम लोग आई जेड को क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ से आई आएगा माइनस आई आर, बैटरी का टोटल वोल्टेज है 100, तो 100 में तो जेनर डायोड के क्रॉस 50 हो गया, तो ये जो 1000 है, 1000 है ना, ये 1000 वाला है, उसके क्रॉस कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 50 बाई 1000 और आई आर इज इक्वल हो जाएगा 50 बाई 2000, है ना। कितना हो गया ये 50 बाई 2000, कितना हो जाएगा 2 से अगर डिवाइड कर देंगे 25 या 10⁻³ मतलब मिली एम्पियर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये फर्स्ट। ओके, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द आर पी क्यू ऑफ रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूविंग फ्रॉम x0 टू x इज इक्वल टू 2b आउटवर्ड्स एंड देन इनवर्ड्स, मतलब एक बार आगे गया फिर पीछे आया।
जीरो से 2b तक गया, फिर 2b से वापस जीरो पे आया। A uniform magnetic field perpendicular to the plane is acting from 0 to b। मतलब ये पूरे में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ 0 to b मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये ग्राफ आइडेंटिफाई करना है। ओके ठीक है। तो ये जो है ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, मान ले तो ये डिस्टेंस x है ना, यहाँ तक ये मैग्नेटिक फील्ड मान ले तो यहाँ तक है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये x इज इक्वल टू बी, इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये x इज इक्वल टू बी, वहाँ से फिर वो वापस आ रहा है। तो अगर मैं इसे x ले लूँ और ये लेंथ l, तो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, b इंटू एरिया, एरिया क्या होगा x है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो मोशनल ईएमएफ होगा क्या हो जाएगा, बी एल डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो क्या हो जाएगा v। और हम लोग को मालूम है जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा, है ना, दो बात है ना, एक्चुअल में क्या है, E इज इक्वल टू है माइनस डी फाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ EMI। तो जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो EMF नेगेटिव होगा, और जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो EMF पॉजिटिव होगा। और जो भी EMF है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू बी, तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो EMF नेगेटिव हो जाएगा। और जब x इज इक्वल टू बी टू एक्स इज इक्वल टू बी जाएंगे तो एरिया तो मैग्नेटिक फील्ड तो बी तक ही है, फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, है ना, फ्लक्स कांस्टेंट होगा। तो जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में EMF 0 होगा। फिर जब वापस आएंगे तो फिर वही होगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी में चूज करना है किसका ग्राफ कौन सा है। तो ए तो क्लियर पता चल रहा है 0 टू बी में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फिर बी टू टू बी फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है, फिर टू बी से बी फिर वापस आ रहा है फ्लक्स कांस्टेंट, फिर बी से जब 0 जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो ए वाला तो फ्लक्स हो गया। बी वाले में देखो जब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो EMF नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही होगा, बी से टू बी में फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो EMF 0 होगा। फिर जब वापस आएगा, रिटर्न आएगा टू बी से बी, तब भी क्या है, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तब भी EMF 0 होगा। फिर बी से 0 पे आएगा तो फिर क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो वहाँ पे EMF पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EMF वाला। ऑप्शन में देखेंगे क्या है, फ्लक्स पावर डिसिपेटेड और EMF, है ना, तो ये दोनों EMF हो गया, तो सी क्या हो जाएगा, पावर डिसिपेटेड। ये तो जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। पावर डिसिपेटेड मतलब करंट कब फ्लो करेगा, जब EMF इंड्यूस नहीं होगा बी से टू बी और टू बी से बी, तो वहाँ पे कोई करंट इंड्यूस होगा नहीं, और करंट का इंडक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे कोई भी पावर डिसिपेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बी सी, मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ये, है ना, ये वाला। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम इज गिवन बाई एस इज इक्वल अल्फा स्क्वायर बीटा लॉग म्यू के आर बाई जे बीटा स्क्वायर प्लस 3। ये तो डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। एस एंट्रोपी है, कह रहा है कि डी क्यू बाई टी कंसिडर करने के लिए, म्यू बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स है, के का वैल्यू कर रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आर इज द गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, जे जो है वो क्या बोल रहा है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो अल्फा बीटा के बारे में देखते हैं। देखो पहले तो म्यू,
ये नंबर ऑफ मोल्स है तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। ठीक है, और आर भी गैस कांस्टेंट, इसका भी वही होता है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। फिर ओके, अब बीटा स्क्वायर का देखेंगे। तो ये तो है ना कि लॉग के अंदर जो भी है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, तो लोग क्या लिख सकते हैं, ये म्यू के आर बाई जे बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं वन लिख दूँ, ऐसे ही काट रहा हूँ, यूनिट वाइज काट रहा हूँ, जे का तो कोई यूनिट है नहीं, है ना। म्यू का भी मतलब जे और म्यू डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा, के और आर का डायमेंशन सेम है, तो मैं बीटा का डायमेंशन बीटा स्क्वायर करूंगा तो ये के इंटू आर दोनों का डायमेंशन सेम है, तो बीटा का डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। सॉल्व करने के बाद उसका डायमेंशन फॉर्मूला ये आ रहा है। तो यहाँ से अल्फा अगर निकालना चाहे ना, अल्फा का, तो इंट्रोपी का क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। इंट्रोपी का अगर हम लोग देखें, इंट्रोपी है अगर ये, तो क्यू का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बाई टी करेंगे तो के माइनस वन। इसका भी वही हो रहा है। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा, तो अल्फा हो जाएगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना। एस क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा, तो जो बीटा का डायमेंशन है वही इंट्रोपी का डायमेंशन है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस। ओके, ये इंट्रोपी है। ऑप्शन देखते हैं, अल्फा और जे हैव सेम डायमेंशन, अल्फा भी डायमेंशनलेस, जे भी डायमेंशन, ये सही है। अच्छा, चूज करना है इनकरेक्ट। सेकंड में देखें, इंट्रोपी बीटा के और एम आर या मतलब म्यू आर, म्यू का तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, हैव द सेम डायमेंशन, ये भी करेक्ट है। एस एंड अल्फा हैव सेम डायमेंशन, डिफरेंट डायमेंशन, ये भी सही है। अल्फा एंड की हैव सेम डायमेंशन, नहीं, अल्फा तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये फोर, ये हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन, ये इनकरेक्ट है। ओके, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, द रेडिएशन corresponding to 3 to 2 transition of a hydrogen atom fall on a gold surface to generate photoelectrons. These electrons are passed through a magnetic field of 5 into 10 to the power minus 4 Tesla. Assume that the radius of the largest circular path followed by these electrons is 7 mm. Find the work function. Okay. देखो, पहले तो हम लोग अगर रेडियस का बात करें, जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका रेडियस गिवन है, तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, 2mk बाई क्यू बी। इलेक्ट्रॉन है तो मैं ई भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ से के फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो के अगर फाइंड कर लें, ई को मैं एक ही का वैल्यू पुट करूँ 1.6 इंटू 10⁻19, और बी मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 इंटू 10 पे पावर माइनस 8, रेडियस 7 mm का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 बाई 2 इंटू 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे ले लिया, ये 19 प्लस 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 8 6 14 और 19 33 हो जाएगा। तो ये काट दूँ अगर मैं, यहाँ पे -2 बचेगा। ठीक है, के मैक्स, ये एक्चुअल में ये के मैक्स आ रहा है ना, लार्जेस्ट रेडियस है। तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 16 है ना, तो इसे 0.8 से कट कर दूँ तो 25 8 जा 200, और ये हो जाएगा 49, और ये 91 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
तो के मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49/2। अप्रोक्स ले रहा हूँ मैं 98/91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स 1 पॉइंट है ना 1.08 के करीब आएगा। अब क्या फाइंड करना है हम लोग को वर्क फंक्शन देयरफॉर। अच्छा जब देखो हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन के लिए अगर ये n इज इक्वल टू 1 है, लेवल है ना 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, ये क्या है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 से 2 में आ रहा है ना। तो 3 से 2 में जो आएगा तो जो यहाँ से फोटोन निकलेगा उसका एनर्जी कितना हो जाएगा वही के मैक्स। अच्छा हम लोग को वर्क फंक्शन चाहिए ना, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा जो भी एनर्जी यहाँ से मिला है ना, इस एनर्जी को मैं ई लिख रहा हूँ, तो ई माइनस के मैक्स। ई क्या हो जाएगा 3.4 में 1.5 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1.9, 1.9 माइनस 1.08 करेंगे तो आ जाएगा 0.82, 0.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क फंक्शन आया, ये वर्क फंक्शन आया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन बी। सेक्शन बी में कह रहा है in a spring gun having a spring constant 100 Newton per meter, a small ball of mass m 100 gram is put in its barrel as shown in the figure. By compressing the spring through 0.05 meter, there should be a box placed at a distance d on the ground so that the ball fall on it. If the ball lifts the gun horizontally at a length of 0 at a height of 2 meter above the ground, the value of d find करना है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। तो पहले तुम लोग यहाँ पे जब बॉल को स्प्रिंग को प्रेस किए बाय बॉल और जब रिलीज करेंगे तो बॉल का स्पीड क्या होगा जो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, तो क्या हो जाएगा ये हाफ स्प्रिंग के पास दिस इज इक्वल टू हाफ mv² है ना। स्प्रिंग एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल में, तो यहाँ स्पीड जो आएगा वो कितना हो जाएगा x√k/m। ठीक है, देयरफॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जो रेंज होता है वो क्या होता है सिंपली v इंटू टी। तो v और टी का वैल्यू अगर मैं √2h/g होता है ना, तो √2h/g। x दिया हुआ है 0.05 कंप्रेस किए हैं, k का वैल्यू दिया हुआ था 100, मास दिया हुआ 100 ग्राम, हाइट दिया है 2 मीटर, बाई जी का वैल्यू 10 है। सॉल्व करने का दिया है 10⁻², तो ये d इज इक्वल टू हो गया 1 मीटर। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन एन LCR सीरीज सर्किट an inductor 30 millihenry and a resistor 1 ohm are connected to an AC source of angular frequency 300 radian per second. The value of capacitance for which the current leads the voltage by 45 करंट लीड, जब करंट लीड करेगा तो LCR सर्किट क्या हो जाएगा कैपेसिटिव। इसका अगर मैं फेज डायग्राम देखूं, इस डायरेक्शन में करंट है
तो करंट के डायरेक्शन में ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ये वोल्टेज वाला। तो मैं इसको रेजिस्टेंस के टर्म में लिखूँगा, ये एक्स सी माइनस एक्स एल है ना। इसका जो नेट इम्पीडेंस होगा ये है ना, ये इम्पीडेंस होगा जेड। इम्पीडेंस के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा ये, सॉरी वोल्टेज। ये वोल्टेज है ना, वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है बाई 45 डिग्री। तो ये और ये साइड तो बराबर हो जाएगा ना, फिर ये फेजर डायग्राम है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि आर जो है वो एक्स सी और एक्सएल के बराबर हो गया। तो हम लोग को चाहिए एक्स सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस एक्सएल। ठीक है, एक्स सी क्या हो जाएगा 1/ओमेगा सी। ओमेगा 300 गिवन है, ये सी इज इक्वल टू आर का वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्सएल हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। एल कितना है 30 मिली 10⁻³ ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे सी इज इक्वल टू हो जा रहा है, इसको कट करेंगे 3 कट गया 9 + 1 10, ये हो जाएगा 1/3000 है ना। तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/3 इंटू 10⁻³ फराड। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि सी जो है वो कितना है 1/x इंटू 10⁻³ फराड। तो x का वैल्यू फाइंड करना था, तो x का कंपेयर करेंगे दोनों को, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, सॉरी द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिस्टर्बेंस प्रोपेगेटिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस। देखो एट t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे y गिवन है, क्या है ये 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू टी सेकेंड पे कितना हो जाएगा, देयरफॉर एट t इज इक्वल टू टी सेकेंड पे अगर स्पीड v है तो हो जाएगा ये 1/1 प्लस x माइनस वी टी का होल स्क्वायर। अब कंपेयर करें, यहाँ पे दिया हुआ है ना इन क्वेश्चन में एट टी इज टू टी पे, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे y गिवन है 1/1 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, तो वी टी इज इक्वल टू 2 है ना, टी का 1 वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर वी इज इक्वल कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर रहे बॉडी हैविंग स्पेसिफिक चार्ज 8 माइक्रो है, ये एक्चुअली स्पेसिफिक चार्ज गिवन है ना, गिवन है यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज, इसको मैं अगर अल्फा ले लूँ तो ये गिवन है 8 माइक्रोकूलम पर ग्राम। ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻³ कूलम पर kg is resting on a frictionless plane at a distance of 10 centimeter from the wall as shown in the figure. It starts moving toward the wall when a uniform electric field of 100 volt per meter is applied horizontally toward the wall. ठीक है, if the collision of the body and the wall is perfectly elastic, then the time period, देखो टाइम पीरियड क्या है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से इधर जाएगा, जाने में जो टाइम लगेगा, कोलिजन इलास्टिक है तो फिर यहाँ तक भी आने में वही टाइम लगेगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2t। टाइम पीरियड जो हो जाएगा है ना, 1 ऑसिलेशन करने में, यहाँ से गया वहाँ पे, फिर यहाँ पे आया, वहाँ पे स्पीड 0 हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर मूव कराएगा राइट की तरफ, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2t। टी इनिशियल स्पीड तो 0 था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो है ना, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा QE/m मतलब अल्फा ई। तो
एस डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगता है, √2s/a, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो t इज इक्वल टू यहाँ पे पुट कर देंगे 2s/a, ये क्या हो जाएगा 2 √s कितना हो जाएगा, s गिवन है 10 सेंटीमीटर, 0.1/2s/a, ए क्या है अल्फा ई है ना, तो अल्फा का वैल्यू है 8 × 10⁻³ ई का वैल्यू गिवन है 100। ठीक है, सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद ये हो जा रहा है 2 और ये 8 हो जा रहा है ना, 2 4 जा मतलब ये t इज इक्वल टू टाइम पीरियड आ जा रहा है 1 सेकेंड। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इन द रिपोर्टेड फिगर heat energy absorbed by system is going through a cyclic process। साइक्लिक प्रोसेस में देखो इसका ये एक रेडियस ये हो जाएगा, एक रेडियस ये हो जाएगा ना, डायमेंशन के लिए दोनों लोग को लेना पड़ेगा, ये रेडियस है। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब होगा वो एरिया इंक्लूज, तो क्या हो जाएगा πr², या ऐसा भी लिख सकते हैं π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, एक बार डायमीटर वो ले लेंगे है ना, डायमीटर का स्क्वायर, तो π/4 अगर ये डायमीटर जब लेंगे ये वाला तो ये हो जाएगा 20 लीटर, तो 20 × 10⁻³ और जब ये डायमीटर लेंगे ये प्रेशर वाला तो 20 भी है, 40 - 20 20 किलो, सॉरी ये प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो ये 5 जा तो ये कितना हो जाएगा 100 है ना। तो हीट जो भी एब्जॉर्ब होगा वो कितना हो जाएगा 100 पाई जूल में आ गया। तो ऑप्शन में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है कि हीट गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस इज फिल इन द ब्लैंक्स, ये πj है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सर्कुलर डिस्क which is from top to bottom of an inclined plane of length L when it slip down the plane, जब स्लिप कर रहा है तो टाइम t1 ले रहा है ना, जब स्लिप करता है तो टाइम क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन g sin थीटा होगा तो ये हो जाएगा सिंपल 2L/g sin थीटा। एक्सेलरेशन inclined plane of length L, ठीक है, when it slip down the plane it takes time t1, when it roll तो टाइम t2 ले रहा है, ये t1 है ये t2 जब रोल करेगा तो टाइम कितना हो जाएगा, ये 2L/g sin थीटा, ये तो होगा ही इंटू यहाँ पे 1 + c क्या है k² है ना, c को क्या बोल रहा हूँ k²/r², डिस्क है तो डिस्क का c कितना हो जाएगा हाफ, देयरफॉर क्या फाइंड करना है t1/t2, ये t2/t1, t2/t1 गिवन है √3/x, तो x का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, t2/t1 करेंगे तो ये हो जाएगा √1 + c, √1 + c, वन प्लस सी का वैल्यू डिस्क का कितना हाफ होता है, तो ये कितना हो जाएगा √3/2, देयरफॉर अगर कंपेयर करेंगे √3/x से तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, आंसर इसका 2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रॉड ऑफ मास m लेंथ l a rod of mass m length l is lying on a horizontal frictionless surface, a particle of mass m traveling along the surface hits at 1 in पे hit कर रहा है with a velocity u in a direction perpendicular to the rod, the collision is completely elastic।
आफ्टर कोलिजन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, द रेशियो ऑफ m बाई m निकालना इज 1/x, x फाइंड करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे कोलिजन के बाद ये ऐसे है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। कि इसको हम लोग देख सकते हैं, अगर सेंटर ऑफ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद अगर मैं इस पॉइंट का स्पीड देखना चाहूँ सेंटर के रिस्पेक्ट में, है ना, सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, एक तो लीनियर स्पीड v, अब जो एंगुलर स्पीड ओमेगा आया तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है l/2, तो यहाँ का एंगुलर स्पीड की वजह से जो लीनियर स्पीड यहाँ पे आएगा वो कितना हो जाएगा ओमेगा l/2, है ना। और ये पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में आ गया, ये रेस्ट में आ गया, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ये इधर जा रहा है और ऐसे रोटेट करेगा ये ओमेगा से। ठीक है, कह रहे कोलिजन इलास्टिक है, ये कहीं भी फिक्स नहीं है, जस्ट रॉड रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉल का एम यू, और जब ये बॉल रेस्ट में आ गया, ये रॉड मूव करने लगा, तो ये क्या हो जाएगा एम वी, यहाँ से हम वी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लें सेंटर के अबाउट, तो क्या हो जाएगा, सेंटर के अबाउट कोलिजन से पहले कितना था, ये एम यू l/2, सेंटर के अबाउट आफ्टर कोलिजन पार्टिकल तो रेस्ट में आ गया, तो सिर्फ इसका एंगुलर स्पीड होगा वो कितना आई ओमेगा, है ना, तो ml²/12 इंटू ओमेगा, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ। कोलिजन इलास्टिक है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोलिजन इज इलास्टिक, ई का वैल्यू अगर मैं, है ना, ई क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ई कोलिजन 1 है, मतलब इलास्टिक है, ई का वैल्यू 1 हो गया। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, v प्लस ओमेगा l/2, और अप्रोच क्या था, u। ओके, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो u इज इक्वल टू v, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा एम यू बाई एम प्लस ओमेगा, एक एल से मैं इक्वेशन 1 में देखो, इक्वेशन 2 में एक एल काट सकता हूँ, तो ओमेगा एल का वैल्यू हो जाएगा, और ये कट जाएगा ये 6 टाइम्स में, तो ओमेगा l/2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम यू 3mu/m, u से यहाँ पे u को काट दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर m/m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 3 1/4, ये हो जाएगा 1/4, है ना। तो x का वैल्यू कितना हो गया 4। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An object viewed from a near point at a near point distance of 25 centimeter using a microscopic lens with magnification C gives an unresolved image। ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन, आगे बढ़ते हैं, गिव्स 25 सेंटीमीटर में है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले में अगर मैं m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + d/f। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ क्वेश्चन। A resolved image is observed at infinite distance with total magnification double the earlier using an eyepiece along with the given lens and a tube of length 0.6 मीटर। अच्छा, पहले एक सिंगल लेंस से किया गया, उसके बाद फिर एक लेंस और ऐड कर दिया जिसको ये आईपीस बोल रहा है, तो पहले वाला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, इसका 6 था और ये 25 बोल रहा है ये, तो यहाँ से एफ ऑब्जेक्टिव जो हो जाएगा, एफ ऑब्जेक्टिव अगर मैं लिख दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 6 - 1 5 5 कट जाएगा, तो ये 5 सेंटीमीटर आ जा रहा है। अब कह रहा है कि
कोई अदर लेंस रख रहा है जो आईपीस के जैसा एक्ट कर रहा है, तो अब टोटल मैग्निफिकेशन हो गया 12, मतलब डबल हो गया ना। अब जो मैग्निफिकेशन हो गया लेंथ के टर्म में क्या हो जाएगा, एल डी इन्फानाइट में देखो ना, आईपीस इज इक्वल टू लिखा हुआ रिजॉल्व इमेज इज ऑब्जर्व एट इन्फानाइट, तो रिलैक्स्ड के लिए क्या हो जाएगा, एल डी बाई एफ ओ इंटू एफ ई। आईपीस का फोकल लेंथ फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन हो गया 12 इज इक्वल टू एल दिया हुआ है 0.6 मीटर, 0.6 ये डी हो जाएगा 26 मीटर दिया है, तो 60 इसको लिखता हूँ मैं। सिक्सटी, डी का वैल्यू 25, एफ ऑब्जेक्टिव हो गया 5 इंटू आई पी, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो ये 5 से 5 कट गया, ये 12 से 5, तो आई पी का कितना 5 5 25 सेंटीमीटर। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था frequency of a car horn encountered a change of 400 to 500 when the car approaches a vertical wall. If the speed of the sound is 330 मीटर पर सेकेंड, then find the speed of the car. ठीक है, ये कोई कार होगा ऐसे, सिंपल से ऐसे ही कार बना रहा हूँ। ये वॉल है ना, ये वॉल है। इसके हॉर्न का जो भी फ्रीक्वेंसी होगा 400 है, चेंजेस फ्रॉम 400 टू 500, इसका फ्रीक्वेंसी मैं एफ नोट ले लेता हूँ 400। अब क्या है कि ये गया होगा यहाँ पे इसका साउंड, फिर रिटर्न होके इस ऑब्जर्वर को, यहाँ पे वाले ऑब्जर्वर को सुनाई दिया होगा। तो पहले वॉल ऑब्जर्व करेगा, तो वॉल जो ऑब्जर्व करेगा, वॉल के पास जो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगा कितना होगा, एफ नोट, ये इधर जा रहा है ना, इसको मैं ले लेता हूँ वीसी। तो जब वॉल ऑब्जर्व करेगा तो वॉल हो जाएगा ऑब्जर्वर, वॉल तो रेस्ट में है, उसके बाद ये जो सोर्स है वो वॉल की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/v-वी सी। जब ये रिटर्न होके कार के पास आएगा तो जो सुनाई देगा कार को, वो क्या है, वॉल से आ रहा है, तो वॉल का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एफ नॉट v/v-वी सी, है ना, इनटू, अब वॉल से आ रहा है तो वॉल सोर्स हो जाएगा, तो सोर्स तो रेस्ट में है, और ऑब्जर्वर हो जाएगा कार सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, तो हो जाएगा ये v+vc/v, ये v भी कट जाएगा, तो ये क्या है 400, और ये कितना है 400 टू 500 वेरी कर रहा है 500, ठीक है, तो ये 330 प्लस वी सी बाई 330 माइनस वी सी, ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड कर लेंगे। ओके, तो क्या 5 330 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 330 माइनस 5 वी सी इज इक्वल टू 4 इंटू 330 प्लस 4 वी सी, इधर वी सी को अगर उधर ले जाते तो क्या होगा 9 वी सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 330, है ना, तो वी सी इज इक्वल हो जाएगा 330/9। ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन तो नहीं है, क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में है ना, तो ये मीटर पर सेकंड में है, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ओके, सॉरी 18/500 ना, तो उल्टा 18/5 ये कितने कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर
पर आवर्स। ये 9 टू जगह कम कट जाएगा, ये 5 से ये कट जाएगा, तो बार में कितना हो जाएगा, ये 33 इंटू 4 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 132 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये भी डॉपलर इफेक्ट का एक इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैरियर वेव, अच्छा कैरियर वेव वीसी दिया हुआ 160 साइन 2 पाइस 160 volts is made to vary between Vmax 200 volt to V minimum 120 volt by a message signal। अच्छा VMT AM sin 2 pi 10 103, ये 10 पे पावर 3 t होगा volts। the peak voltage AM of the modulating, ये सिग्नल का क्वेश्चन हो गया मॉड्यूलेटिंग का, है ना। तो मॉड्यूलेटिंग का बात करेंगे तो V मैक्स क्या हो जाएगा, वोल्टेज के टर्म में देखेंगे तो कैरियर वेव का मैक्सिमम प्लस ये जो है मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना दिया हुआ है 200, कैरियर वेव का 160 है, तो मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम फाइंड करना है। देयरफॉर मैसेज सिग्नल का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वोल्टेज का वो कितना होगा 200 माइनस 160 40 वोल्ट। ये भी एक कम्युनिकेशन का एक इजी क्वेश्चन था, मॉड्यूलेटिंग डीमॉड्यूलेटिंग टाइप का, है ना। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, एक दो क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी काफ़ी इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सेकेंड सिटिंग का देखेंगे क्वेश्चन। ओके।